हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ऋग वैदिक काल पे विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल पे अध्ययन प्रारंभ करेंगे। चैनल पे आप अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो में। आज जो हमें पढ़ना है वह है उत्तर वैदिक काल। हमने ऋग वैदिक काल को विस्तार से पढ़ा था। हम क्या करने वाले हैं कि हम ऋग वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को एक साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल में हम इसके भौगोलिक विस्तार और इसके आर्थिक व्यवस्था को ठीक से समझेंगे। आने वाले वीडियोस में हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक परिदृश्य को भी समझेंगे, इसके धार्मिक परिस्थिति को भी समझेंगे। हमने ऋग वैदिक काल को और इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझा था। इसी प्रकार से इस वीडियो को भी हमें उसी डायमेंशन से समझना है कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के बीच में क्या अंतर रहा और वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता में क्या बदलाव हुए। इतिहास में एक बात को समझें कि हमें सिर्फ तिथियों का अध्ययन नहीं करना होता है। इतिहास में जिस भी कालखंड पे हमें अध्ययन करना है, हमें उसमें इस बात को भली भांति समझना होगा कि क्या परिवर्तन आए और किन किन पहलुओं में कंटिन्यूटी बनी रही। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि वो अर्बन सोसाइटी थी, नगरीय सभ्यता थी। वैदिक काल में हम देखते हैं कि यह ग्रामीण सभ्यता हो गई। हमने पढ़ा था वैदिक काल में। तो हम देखते हैं कि जो इसके लक्षण थे, नगरीय लक्षण थे, उसका ह्रास होता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय लक्षण इसके उद्योगों के कारण आए थे। उद्योग था, इसका नगर विन्यास था, नगर नियोजन था, ड्रेनेज पैटर्न था। तो वो उन सारे लक्षणों का ह्रास हमें देखने को मिलता है वैदिक काल में। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे थे जो कि कंटिन्यू होते हैं हड़प्पा से लेके वैदिक काल तक, जैसे कृषि कार्य हैं। अब उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि जो लोहे की खोज होती है, लोहे का जो खोज होता है वो उत्तर वैदिक काल में होता है। और इस कारण से हम देखते हैं कि कृषि का महत्व बढ़ जाता है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ऋग वैदिक काल में जो हल थे वो लकड़ी के हुआ करते थे। अब लकड़ी के हल से जो कृषि कार्य है वो अधिक उच्च स्तर पे हम नहीं कर सकते थे। और ज्यों ही लोहे का खोज हुआ तो कृषि कार्य में जो उत्पादन था वो अचानक से बढ़ गया। इस कारण जो उत्तर वैदिक काल है और ऋग वैदिक काल है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कृषि कार्य को लेकर ही सामने हमें देखने को मिलता है। तो इस पे हम विस्तार से समझेंगे कृषि कार्य, क्योंकि मुख्य जो टॉपिक होने वाला है उसका आर्थिक व्यवस्था ही होने वाला है, और हम इसके भौगोलिक विस्तार को भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। इस कालखंड को समझने के लिए हमें इसके स्रोतों का अध्ययन करना होता है, जो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के सीरीज में अच्छे से विस्तार से पढ़ा था। हमने PGW पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज को देखा था जो इसी कालखंड की थी, मृदभांड। और जो NBBW जो उत्तर वैदिक काल के जो अंतिम चरण आएगा, उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण जिसके बाद से मौर्यन पीरियड या महाजनपद पीरियड चालू होता है, उस कालखंड में हमें कुछ कुछ NBBW के भी मृदभांड देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये जो मृदभांड है ये मुख्य रूप से मौर्यन पीरियड के क्वालिटी को दिखाते हैं। उसके कुछ अंश हमें उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलते हैं। तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत NPBW भी रहा होगा उत्तर वैदिक काल में, और PGW मुख्य रूप से वैदिक काल का था ही। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत था वो था ऋग्वेद। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते हमारे पास ग्रंथों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे अन्य 3 जो वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तो संकलित हो ही चुके थे। साथ ही साथ जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे वो सारे लिखे जा चुके थे, जैसे शतपथ ब्राह्मण है और अन्य ब्राह्मण हैं। उपनिषद ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ भी हमें मिलते हैं इस कालखंड में, उत्तर वैदिक काल में। तो साहित्यिक स्रोत भी हमारे पास हो गए और पुरातात्विक स्रोत भी हैं। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार।
तुलनात्मक अध्ययन करते चलना है। जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है, 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है उसमें ऋग्वैदिक काल में 25 नदियों का उल्लेख मिला था। इसी प्रकार हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो अथर्ववेद है और जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें हमें त्रिकूट पर्वत का चर्चा मिलता है, त्रिकूट पर्वत। और साथ ही हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में कैंच तथा मैनार जैसे पर्वतों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि त्रिकूट पर्वत, कैंच पर्वत और मैनार पर्वत यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी की कुछ चोटियाँ थीं, कुछ शिखर थे ये। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है आर्यों का जो विस्तार था वो हिमालय के तराई क्षेत्र तक तो एटलीस्ट रहा ही होगा। तो सप्त सैंधो प्रदेश तो इन्होंने स्वयं अपना बताया ही था प्रारंभिक तौर पे, और साथ ही जो उल्लेख बाद के ग्रंथों में मिलता है उससे इनके भौगोलिक विस्तार को और विस्तार मिलता है। ये हिमालय के तलहटी तक जा पहुँचे थे। ध्यान देना कि शतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही कौशाम्बी, काशी, मिथिला जैसे प्रांतों का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि इनका जो भौगोलिक विस्तार रहा, उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों का विस्तार गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक हो चुका था। तो ये रहा आर्यों का उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार। अब हम देखते हैं इनकी आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक स्थिति क्या रही उत्तर वैदिक काल में। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे की खोज लगभग 1000 BC के आसपास भारतीय महाद्वीप में लगभग 1000 BC के आसपास हो चुकी थी। और इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है वह उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से हमें मिलता है, लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। यानी कि लगभग 1000 BC के आसपास आते आते हमें लोहे का आविष्कार मिल जाता है। अब लोहे का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा? लोहा क्रांति लेके आता है कृषि क्षेत्र में, इसलिए इसे लौह युग का नाम देते हैं। जो लकड़ी थे, अब जो हल थे वो पहले लकड़ी के बनते थे, जो अब लोहे के बनने लगे। कृषि तकनीक में वृद्धि हुई, ठीक है। और जो हमने व्यवसाय का आधार देखा था ऋग्वैदिक काल में, दो आधार देखा था हमने, एक मुख्य आधार था, एक गौण आधार था। मुख्य आधार में हमने क्या देखा था ऋग्वैदिक काल में? मुख्य आधार में हमने देखा था पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। और गौण आधार को हमने दो खंडों में बांटा था। पहला गौण आधार था कृषि और दूसरा था व्यवसाय। यानी कि ऋग्वैदिक काल में कृषि जो था वो गौण आधार था आर्थिक गतिविधियों का, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लौह युग में हल लोहे के होने लगे। इस कारण कृषि की उन्नति हुई और कृषि गौण आधार ना होकर अब आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार बन चुका था, और जो पशुपालन था वह अब गौण स्थिति में आ चुका था। ऋग्वैदिक काल में जो संपत्ति की अवधारणा थी, हमने देखा था कि ये जो आर्य थे ये कबीलाई थे, ये ट्राइबल थे। तो जो संपत्ति हुआ करता था प्रारंभ में वह सामुदायिक होता था, उस पर अधिकार कैसा होता था? सामुदायिक। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब जो संपत्ति थी वह व्यक्तिगत स्तर पे भी संजोई जाने लगी। यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का यहाँ से विकास होना प्रारंभ हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। संपत्ति जो कि आर्थिक गतिविधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो व्यक्तिगत संपत्ति का अवधारणा कब से आता है? उत्तर वैदिक काल से। जब संपत्ति व्यक्तिगत आधार पर होने लगे तो जीवन में स्थायित्व आने लगता है। लोग एक जगह टिक के खेती करते हैं। हमने झूम कल्टीवेशन का नाम सुना होगा। कुछ जनजातियां आज भी झूम कल्टीवेशन करती हैं, तो उनके जीवन में स्थायित्व नहीं होता है, वह एक जगह टिक के खेती नहीं करते हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत संपत्ति का अवधारणा आता है तो वह अपने ज़मीनों से जुड़ जाते हैं, अपने संपत्ति से जुड़ जाते हैं और जीवन में स्थायित्व आ जाता है। जब वह एक जगह टिकते हैं तो परिवार बढ़ाते हैं, संपत्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है।
जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, कृषि कार्य अधिक होते हैं और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय भी अपने स्तर को ऊंचा करने लगते हैं। इस कारण इन सभी परिदृश्यों को मिलाने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो उत्तर वैदिक काल था, लेटर वैदिक पीरियड जो था, वह सेमी अर्बनाइजेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो इसी नए व्यवस्था को जो जन्म दिया उत्तर वैदिक काल में, लोहे ने जो जन्म दिया, उसे हम अर्धनगरीकरण की संज्ञा देते हैं। ठीक है। जब हम महाजनपद पीरियड पढ़ेंगे, जब हम 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे, बड़े बड़े नगरों का विकास देखेंगे, तब हम उसे द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में देखेंगे। तो ध्यान देना, जो कंटिन्यूटी की बात मैंने शुरू में की थी कि इतिहास में हर एक कालखंड में कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन उन बदलावों के साथ साथ कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो हर एक कालखंड में कंटिन्यू करते हैं अपने आप को। ठीक है। तो जो नगरीय स्वरूप है, जो हड़प्पा सभ्यता में अपने चरम पे थी, फिर वो अपने डाउनफॉल में आती है ऋग्वैदिक काल में, फिर वो उत्तर वैदिक काल में अर्धनगरीकरण की ओर बढ़ती है, फिर 16 महाजनपदों में हम इसके नगरीकरण की व्यवस्था को फिर अपने उच्च स्तर पे पाएंगे। उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है अब गौण अवस्था में आ चुकी है। हमने देखा गौण अवस्था में कैसे आ चुकी है, क्योंकि मुख्य गौण अवस्था करो अपने मुख्य आधार के रूप में आ चुकी है कृषि, पशुपालन गौण अवस्था में आ चुकी है। तो कृषि का महत्व बढ़ता दिखाई देगा हमें सारे उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में। अथर्ववेद में जैसे हमें एग्जाम्पल मिलता है कि कृषि तथा हल के आविष्कारक के रूप में हमें पृथुवेन्यु नामक देवता का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो पृथुवेन्यु कौन थे, सवाल पूछ सकता है। तो पृथुवेन्यु कृषि तथा हल के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। कृषि में लोहे के उपयोग से उत्पादन अत्यधिक बढ़ने लगा, उसकी तीव्रता से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कठोपनिषद में यहाँ तक देखने को मिलता है कि 24 बैलों से, जो बैल जोड़े में चलते हैं, 2 बैल 4 बैल, यहाँ तक कि 24 बैलों से जुताई के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कठोपनिषद में साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। अथर्ववेद में हल के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है प्रवीर। इसी प्रकार यजुर्वेद में सीर और ऋग्वेद में लांगल। ये अन्य 3 नाम हमें मिलते हैं हल के लिए। ठीक है। प्रवीर, सीर और लांगल अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद में क्रमशः शब्द इस्तेमाल हुए हैं हल के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्य हेतु जितने भी प्रक्रियाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्य हेतु, ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, कृषि कार्य हेतु समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमारा जवाब होता है शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्य हेतु समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसी के साथ एक और फैक्ट है, शतपथ ब्राह्मण के अलावा एक जगह और हमें कृषि कार्य के जो प्रोसेस हैं, प्रक्रिया हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं उसको, जो प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर है, इसका डिस्क्रिप्शन हमें एक जगह और मिलता है जिसका नाम है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में भी हमें कृषि के जो प्रोसेस हैं उनका उल्लेख मिलता है, और साथ ही शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में जैसे हमें मिलता है जुताई के लिए कर्षण शब्द का उल्लेख किया गया है, बुआई के लिए बप्पन का, कटाई के लिए लूनन का और मड़ाई के लिए मर्शन का। तो ये याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि शतपथ ब्राह्मण तथा यजुर्वेद में हमें कृषि कार्य के जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ये जो प्रक्रियाएं हैं वो हमें मिलते हैं किसमें? शतपथ ब्राह्मण तथा यजुर्वेद में। ठीक है। अथर्ववेद में धान के 2 प्रजातियों का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में धान के 5 प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। इससे यह पता चलता है कि कृषि का महत्व बढ़ रहा था। साथ ही विभिन्न प्रकार के अनाजों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे धान, गेहूँ, जौ, उड़द। धान के लिए ब्रीही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गेहूं के लिए गोधूम का इस्तेमाल हुआ है, जौ के लिए यव का और उड़द के लिए मास का इस्तेमाल हुआ है। आगे देखते हैं, अथर्ववेद में वर्षा कराने हेतु मंत्रों का उल्लेख मिलता है। साथ ही हम पाते हैं कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसे मंत्र भी मिलते हैं जो प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए उनका उच्चारण किया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं में अतिवृष्टि, जो अत्यधिक बारिश हो जाना, अनावृष्टि,
जो ड्रॉट की समस्या है, सूखा पड़ जाना या बारिश का बहुत कम होना, या फिर टिड्डी दल का जो कृषि को नष्ट करने के लिए आक्रमण होता है। टिड्डी भारी संख्या में जो पतंगे होती हैं वो फसलों को नष्ट कर देती हैं, तो उनके आक्रमण से बचने का जो मंत्र है उनके उच्चारण का भी हमें मिलता है साक्ष्य। तो टिड्डी दल के द्वारा कृषि को नष्ट कर किए जाने का जो साक्ष्य है वह भी हमें अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो व्यवसाय थे हमने ऋग्वेदिक काल में भी देखा था, नाई का व्यवसाय, वाप्ता हमने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, तो उसी प्रकार कुछ व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में भी थे। एक दो व्यवसाय की संख्या बढ़ जाती है, जैसे जुलाहा, लोहार। लोहार ऋग्वेदिक काल में नहीं रहा होगा क्योंकि लोहे का खोज ही होता है उत्तर वैदिक काल में, तो लोहार के लिए कर्मा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो जुलाहा होते हैं, जुलाहा बेसिकली बुनकर को बोलते हैं, बुनकर जो बुनाई का काम करते हैं, तो इनके लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है तंतुवाय। ये कास्ट के रूप में आज भी इंडियन सोसाइटी में है, तंतुवाय या जुलाहा कास्ट। तो ये बुनकर होते थे। जैसे धोबी के लिए राजक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सोना कार्य करने वाले के लिए स्वर्कार का, चमड़ा कार्य के लिए चर्मण्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मछुआरा के लिए कैवर्त का, और बढ़ई के लिए तक्षा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हमने देखा था ऋग्वेद में मछली का उल्लेख नहीं मिलता है, ऋग्वेद में मछली का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में कि हमें मछुआरा का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक में, और उसके लिए हमें कैवर्त शब्द का हमें कैवर्त शब्द मिलता है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में। उत्तर वैदिक काल में जो व्यावसायिक संगठन थे उनका भी विकास होता है, क्योंकि व्यवसाय बढ़ता है। क्लियर है कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल से व्यावसायिक विकास भी होता है, तो उसके लिए हमें व्यावसायिक संगठनों का भी वहाँ उल्लेख मिलता है। जैसे आज के डेट में भी जो लेबर ट्रेड यूनियन है वगैरह मिलते हैं, तो वैसे ही ट्रेड यूनियन के रूप में हमें वहाँ पे उल्लेख मिलता है, जैसे श्रेष्ठी का, गण का, गणपति का, जिसे हम श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, तो श्रेणी, श्रेष्ठी, गण, गणपति ऐसे उल्लेख हमें मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। अभी भी मुद्रा का प्रचलन तो था नहीं, तो वस्तुतः वह वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पे ही, बार्टर सिस्टम के तहत ही वो व्यवसाय करते थे। और बार्टर सिस्टम के लिए जो संपत्ति का सबसे प्रमुख आधार रहा था वो गाय ही रहा था, और साथ ही निष्क रहा था। निष्क क्या था? सोना जो गले में पहना जाता था, तो बेसिकली ये गोल्ड था। और गाय जो महत्वपूर्ण पशु थी, ये इस्तेमाल किए जाते थे बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय को लेकर। गाय का सर्वाधिक महत्व रहा सभी पशुओं में, हालांकि घोड़ा भी था, बकरी था, भेड़ था, पशुपालन के रूप में गाय का महत्व सर्वाधिक महत्व बना रहा, और पहले से अधिक महत्व बढ़ गया। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था जो दंड दिए जाते थे, जितने भी प्रकार के दंड होते थे ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था, उसमें कहीं भी हमें मृत्यु दंड नहीं मिला था। मृत्यु दंड के लिए सबसे मृत्यु दंड तो था ही नहीं ऋग्वैदिक काल में। हमें वहाँ मिलता है शतदाई एक दंड मिलता है कि जहाँ किसी को मार देने वाले व्यक्ति के परिवार को मारने वाला व्यक्ति 100 गाय दान देता था, 100 गाय पनिशमेंट के रूप में देता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गाय का महत्व इतना बढ़ गया कि गाय हत्या के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान कर दिया गया था। तो गाय का महत्व उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। तो ये रहा उत्तर वैदिक काल का कुछ इंट्रोडक्शन, और साथ में हमने उसका भौगोलिक विस्तार और साथ ही उसके हमने आर्थिक व्यवस्था को भी देख लिया। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमने पढ़ा है अभी, इसका जो क्लियर PDF है, नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, वो इसके टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, इतिहास तरंगिणी टेलीग्राम पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ जुड़िए टेलीग्राम पे, और इससे जितने भी नोट्स हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।